जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, और जिसमें चल रहा अध्याय 11 जिसका नाम है विद्रोही और राज, जिसमें अभी तक हमने सारे कारणों को समझ लिया है कि 1857 का विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ, किन कारणों से प्रारंभ हुआ। लेकिन फिर भी आप पांचों को एक भी कारण सही से पता नहीं। अगली क्लास में मैंने आपसे पूछे भी थे आर्थिक कारण, आपसे मैंने विद्रोह के तात्कालिक कारण पर भी आपसे मैंने चर्चा की थी, लेकिन आप नहीं बता पाए। ये बड़ी शर्म की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम चल रहे हैं समझने आज की क्लास में कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को किस प्रकार से दबाया, उन्होंने कैसे इतने बड़े व्यापक विद्रोह को दबा दिया, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण ये विद्रोह विफल हो गया। इस विद्रोह की विफलता के पीछे कौन से मुख्य कारण थे, उनको चल रहे हैं हम समझने आज। ऐसी कौन सी गलतियां हो गई 1857 के विद्रोह में भारतीयों के द्वारा, जिनके कारण यह विद्रोह इतना व्यापक होने के बावजूद भी फिर भी खत्म हो गया, या कहिए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इसे दबा पाई। क्यों दबा पाई, आज हम इसी विषय पर सबसे ज्यादा गहन चर्चा करेंगे, और यही इसका अंत भी है इस चैप्टर का। आप अपनी जब तक गलतियां नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने आपको पहले बोला है कि आपको लिखना आ रहा है, लेकिन आपको कंटेंट ही नहीं पता। किसी को लिखना ही नहीं आ रहा तो उसे अपने लिखने पे काम करना है, आपको अपने कंटेंट पे काम करना है। और आपको जतिन बाबू, आपको लिखना भी आ रहा है, आपको कंटेंट भी पता है, बस आप उसको सीरीजबद्ध नहीं कर पा रहे। आपके कंटेंटों में कमी है, मैं हूं, आपके कंटेंटों में कमी है, सबसे बड़ी दिक्कत। तो कंटेंटों को सही ढंग से लगाना और उनको सही ढंग से सुशोभित करके आगे लिखना एक बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी कला है। इस कला को सीखना एक बहुत अच्छा काम है, और ये कला आप तभी सीख सकते हैं जब इस किताब में जो पीछे आंसर लिखे हुए हैं ना, उन आंसर को जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़ें आंसर वो कैसे लिखे हुए हैं, जिससे कि आपको पता चलेगी कि क्या होती है लिखने की कला, कैसे सजाया जाता है एक आंसर को। ऐसे ही तो नहीं है ना, पीछे आंसर भी लिखे हुए हैं कुछ प्रश्नों के, तो उन आंसरों को पढ़ो कि एक आंसर में किस प्रकार से डिटेलिंग की जाती है, क्या क्या लिखा जाता है एक आंसर में। मैं मना नहीं करता कि गाइड के आंसर मत पढ़ो, पढ़ो, लेकिन उससे सीखो कि कैसे लिखा जाता है। उसको चेपो मत। चेपना गलत बात है, पढ़ना गलत बात नहीं है, पढ़ने से आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। चेपना गलत बात है, चेपना गलत बात है, क्योंकि चेपा नहीं जाता, समझा जाता है कंटेंट। इतिहास, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ये वो विषय है जिनमें चीजें चेपी नहीं जाती, जिनमें चीजों को समझा जाता है और फिर प्रश्न के अनुसार लिखा जाता है। समझ में आई बात। चलिए मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के दमन की बात, कि कैसे अंग्रेजों ने इस विद्रोह को समाप्त किया, कैसे उन्होंने इस विद्रोह को पूर्ण रूप से समाप्त करके अपने फिर से 90 साल के शासन को आगे बढ़ाया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन सीधे ब्रिटेन क्राउन के हाथ में जाता है। इसको चल रहे हैं हम समझने आज। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, आप सबने सुना, समझ लिया कि विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, किन कारणों से हुआ, क्या हुआ, किन कारणों से हुआ। देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहां पर कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था, यहां पर सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी, अवध के नवाब या कहिए उनकी बेगम हजरत महल अपने अवध के लिए लड़ रही थी, और बिहार के कुंवर साहब अपने लिए लड़ रहे थे, तात्या टोपे अपने लिए लड़ रहे थे, नाना साहब अपने लिए लड़ रहे थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय अपने लिए लड़ रहा था। कोई पूरे भारत के लिए नहीं लड़ रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, और सबका अपना अपना स्वार्थ था, सबका अपना अपना स्वार्थ था।
सब अपनी रियासतों के लिए लड़ रहे थे, कोई अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा था, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। वो भारत को आजाद कराने के लिए नहीं लड़ रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत यहां थी। इस कारण से ये विद्रोह सबसे पहले टूटा है। सबसे पहले इसमें खामी यही थी। समझ में आई बात? पहली खामी यही थी। क्यों? क्योंकि सारे विद्रोही, या कहिए जो प्रथम भारत की आजादी का आंदोलन था, उसके जितने भी नायक थे उनमें एक रूपता नहीं थी। उनकी एक रूपता नहीं थी और उनका एक उद्देश्य नहीं था। उनका एक उद्देश्य, उनका कोई कॉमन उद्देश्य नहीं था। जो 1947 के जो नायक हैं, जो आजादी के नायक हैं, नए नायक गांधी जो थे, गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, उनका एक नारा था और एक उद्देश्य था। उनका एक उद्देश्य था और वो क्या था? भारत को आजाद कराना। लेकिन यहां के जितने भी नायक थे उनका क्या उद्देश्य था? अपनी अपनी रियासतों को आजाद कराना, ना कि भारत को आजाद कराना। ये सबसे बड़ी कमियों में से एक कमी थी। ये सबसे बड़ी कमियों में से एक कमी थी। ये याद रखना और ये पेपर में लिखना है। ये नहीं भैया ने जो बताया था हम भूल गए पीछे। बताया आपको मैंने, आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, सैनिक कारण भी है। ये वो सारे के सारे 6 कारण हैं जिनके कारण भारत के लोगों ने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। और आप एक का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। आप एक का भी नहीं दे पाए। और सबकी वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो उसको 10 बार देखें, 50 बार देखें, 100 बार देखें, लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति भी तो नहीं है ना। आपको मेहुल, मैं आपसे कह दे रहा हूं, अगर आपको कॉलेज जाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको लिखना भी आ रहा है, आपको पढ़ना भी आ रहा है, आपके अंदर समझ भी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, चाह लोगे तो कर लोगे और नहीं चाहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। सीयूईटी का एग्जाम देना है और पढ़ लोगे तो सीयूईटी का एग्जाम भी आसानी से निकल जाएगा। इसी को पढ़ के, इसी के नोट्स बनाते चलो। समझ में आई बात? और आपसे भी सनी, कर लोगे तो हो जाएगा और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता भाई। बिना चले रास्ता करीब नहीं, खत्म नहीं होता। चलोगे तो रास्ता खत्म होगा और नहीं चलोगे तो रास्ता कभी नहीं खत्म होगा। सिलेबस खत्म तभी होगा जब आप उसे पढ़ोगे। बिना पढ़े तो सिलेबस वैसा का वैसा ही बना रहेगा। ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है और ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है भाई। बिना चढ़े पहाड़ की ऊंचाई को आप नहीं छू सकते। आप चलोगे तो पहाड़ की क्या, किसी भी ऊंचाई को छू सकते हो, लेकिन घर में बैठे बैठे आप आगे नहीं निकल सकते। एक सब्सक्राइबर से 1600 सब्सक्राइबर तक आने में मुझे कितने दिन लगे हैं? 3.5 साल लगे। मैंने बीच में छोड़ रखा था। अगर मैं चला रहा होता तो क्या होता? आज के टाइम पे कुछ और होता। लेकिन मेरी गलती है ना कि मैंने छोड़ा उसको। तो मैंने जो गलती की है वो गलती आप ना करिए, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं ना। समय पर किसी दूसरे की गलती से सीख लेना सबसे बड़ी होशियारी मानी जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं दमन कैसे हुआ, विद्रोह का दमन। समकालीन स्रोतों से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन के लिए विद्रोह का दमन करना कोई सरल कार्य नहीं था। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये कोई विद्रोह छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। विद्रोह में जनता पूर्ण रूप से भारत के प्रथम विद्रोहियों के साथ थी। भारत की संपूर्ण जनता भारत के प्रथम विद्रोहियों के साथ थी। तो इस विद्रोह का दमन कर पाना, इस विद्रोह पर कंट्रोल कर पाना अंग्रेजों के लिए कहीं से भी सरल काम नहीं था। लेकिन फिर भी वो कैसे कर गए ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी, जिससे कि आने वाले भविष्य में ये गलतियां ना हो। आने वाले भविष्य में ये गलतियां ना हो, कोई हमारी फिर से हमें गुलाम ना बनाए। इस चीज को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सुनिएगा, विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजों को अनेक कठोर उपायों का अनुसरण करना पड़ा।
उत्तर भारत पर पुनः अधिकार स्थापित करने के लिए सैनिक टुकड़ियां भेजने से पहले अंग्रेजों ने सैनिकों की सहायता के लिए अनेक कानूनों को पारित किया। उदाहरण के लिए मई और जून 1857 ईस्वी में अनेक कानूनों को पास किया गया। इसके अनुसार संपूर्ण उत्तर भारत में मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसके अंतर्गत केवल फौजी अधिकारियों को ही नहीं अपितु सामान्य अंग्रेजों को भी यह अधिकार दे दिया गया कि वे केवल संदेह के आधार पर ही भारतीयों पर मुकदमा चला सकते हैं और उन्हें सजा दे सकते हैं। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और सभी अंग्रेजों को यह अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी भारतीय पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दे सकते हैं। उन्होंने ये कानून बना दिया कि आप जिसे चाहे उसे सजा दे दे। अंग्रेजों को यह अधिकार दे दिया गया कि कोई भी अंग्रेज किसी भी भारतीय पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दे सकता है। मतलब सबको जज बना दिया अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू करके। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह था कि विद्रोह की अवधि में कानून एवं मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया को समाप्त करके यह सुस्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोहियों की एकमात्र सजाए मौत थी। सजाए मौत थी, जिसको चाहो उसको मौत दो। हर अंग्रेज को यह अधिकार दे दिया गया था कि आप भारतीयों को मौत की सजा दे, कोई दिक्कत की बात। उन पे मुकदमा चलाएं और उनकी अंतिम सजा क्या होगी? मौत। उनकी अंतिम सजा मौत होगी और कुछ नहीं होगी। समझ में आई बात? उनकी अंतिम सजा मौत। उनको मौत के घाट उतारो सीधे सीधे और समाप्त करो ये विद्रोह। ये विद्रोह ज्यादा लंबे समय के लिए मुझे नहीं चाहिए। इस विद्रोह का अंत चाहिए मुझे जल्दी से जल्दी। आगे सुनिए। नए कानूनों और ब्रिटेन से आने वाली नई सैनिक टुकड़ियों से लैस होकर ब्रिटिश शासन ने विद्रोह को कुचलने का कार्य प्रारंभ कर दिया। विद्रोह का दमन करने के लिए सर्वप्रथम दिल्ली पर अधिकार करना परम आवश्यक था। अंग्रेजों के सौभाग्य से अनेक राजपूत शासकों तथा हैदराबाद, ग्वालियर, बड़ौद, जींद, नाभा, कपूरथला, पटियाला, भोपाल आदि के शासकों ने विद्रोह के दमन में ब्रिटिश शासकों का जन धन से पूर्ण सहयोग प्रदान किया। अंडरलाइन कर लो कि किन किन लोगों ने, किन किन राजाओं ने और किन किन रियासतों ने भारत के 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की है। सुनना फिर से ध्यान से। इसमें है अंग्रेजों के सौभाग्य से अनेक राजपूत शासकों, सुन लो, राजपूत शासकों तथा हैदराबाद, ग्वालियर, बड़ौद, जींद, नाभा, कपूरथला, पटियाला, भोपाल आदि के शासकों ने विद्रोह के दमन में ब्रिटिश शासकों को जन धन से पूर्ण सहयोग प्रदान किया। जून 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दो दिशाओं, कलकत्ता एवं पंजाब की ओर से आक्रमण किया। दोनों ओर से जमकर संघर्ष हुआ और दोनों ही पक्षों को भयंकर हानि का सामना करना पड़ा। अंत में 5 दिन के कड़े संघर्ष के बाद 14 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजी सेनाओं ने दिल्ली में प्रवेश कर लिया। इस संघर्ष में जॉन निक्सन मौत का शिकार बन गया। हजारों दिल्ली वासियों को प्रतिशोध के रूप में मौत के घाट उतार दिया गया। बिना शत्रु मित्र का विचार किए भयंकर नरसंहार किया गया। 21 सितंबर 1857 ईस्वी को कैप्टन हेडसन ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय तथा बेगम जीनत महल को हुमायूं के मकबरे से पकड़कर बंदी बना लिया। मुगल सम्राट को आजीवन कारावास की सजा देकर रंगून भेज दिया गया। ये सुन लो, रंगून भेज दिया गया, भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में अत्यंत दयनीय अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद पर अधिकार कर लिया। 9 सितंबर 1857 ईस्वी को प्रधान सेनापति कोलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया।
निराश नाना साहब नेपाल की ओर भाग गए। कालांतर में वहीं कहीं उनकी मृत्यु हो गई। अवध में बेगम हजरत महल और मौलवी अहमद शाह के नेतृत्व में लखनऊ विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। विद्रोहियों ने चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस और जनरल नील को मौत के घाट उतार दिया था। अंततः मार्च 1858 ईस्वी में कोलिन कैम्पबेल और ऑस्ट्रीम की संयुक्त सेनाओं ने विद्रोहियों को पूर्णतः पराजित करके लखनऊ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मध्य भारत में अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज ने अप्रैल 1858 में झांसी पर और मई 1858 ईस्वी में कल्पी पर अधिकार करके जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने बाल्य काल की साथी एक मुस्लिम कन्या के साथ 17 जून 1858 ईस्वी को युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गई। 20 जून 1858 ईस्वी को तात्या टोपे भी दक्षिण की ओर भागने को विवश हो गए। 9 अप्रैल 1859 ईस्वी को मान सिंह नामक एक सरदार के विश्वासघात के कारण उसे बंदी बना लिया गया और 15 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बिहार में विद्रोह के दमन का कार्य मेजर आयर को सौंपा गया। कुंवर सिंह ने अत्यधिक साहस पूर्वक अंग्रेजी सेनाओं का सामना किया। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाने पर उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया, किंतु अक्टूबर 1858 में जगदीशपुर पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। जुलाई 1858 तक ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह का पूरी तरह दमन करके भारत पर अपना राजनीतिक अधिकार पुनः सुरक्षित कर लिया। तो जान लिया कैसे विद्रोह का दमन किया अंग्रेजों ने। क्यों हो पाया भारत पर फिर उनका शासन? भारतीयों के कारण ही। भारतीयों के कारण ही अंग्रेज फिर से भारत पर अपना कब्जा कर पाए। जो बहुत बनते हैं अपने आप को आज के समय पर बहुत बड़े बड़े कि हम तो राष्ट्र प्रेमी हैं, और उन्हीं राष्ट्र प्रेमियों ने इस देश को बर्बाद किया है। बहुत बड़े राजपूत कहते हैं कि हम तो ये हैं वो हैं, हमने तो इस देश के लिए खून बहाया है। तो तुमने ही इस देश को गुलाम भी बनवाया है, ये क्यों भूलते हो? ये मत भूलो ना कि 1857 में जब विद्रोह हुआ तो बहुत से राजपूत राजाओं ने भारत के विद्रोही लोगों का या कहिए उन सेना नायकों का सहयोग ना करके उनका सहयोग किया जिन्होंने इस भारत को लूटा। अब आप बताइए कि कौन है असली देशभक्त? और आप बात करते हैं कि आपने इस देश को बनाया है। आपने तो इस देश को लुटवाया है अपने निजी स्वार्थ के लिए। आप लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस भारत को लुटवाया है। मां भारती को इतनी बड़ी चोट पहुंचवाई है। अंग्रेज भी आए तो राजपूतों के कारण, और मुगल भी आए तो राजपूतों के कारण। उनकी आपसी लड़ाई ने इस भारत को गुलाम बनाया है, ये जान लो आप। उनकी आपसी लड़ाई ने ही महाराणा प्रताप का साथ क्यों नहीं दिया इन लोगों ने? पूछो ना इनसे कभी, क्यों नहीं दिया महाराणा प्रताप जी का साथ इन लोगों ने अकबर के खिलाफ? क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर महाराणा प्रताप जी का साथ ये लोग दे देते थे तो वो इस देश के राजा बन जाते। इसलिए नहीं दिया उनका साथ इन्होंने। छत्रपति शिवाजी महाराज का ही कौन सा साथ दिया इन लोगों ने? समझ में आई बात? हिंदुओं ने ही गुलाम बनाया, किसी और ने नहीं। और हिंदू के गुलाम इसलिए बने क्योंकि हिंदुओं में सबसे ज्यादा जातिवाद था। ये अपने आपस में ही भेदभावपूर्ण जीवन जीते थे, एक दूसरे को ही बड़ा एक दूसरे को ही नीच समझते थे। और आज ये सत्य बताओ तो आज का बच्चा ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि मेरे साथ शोषण हो रहा है। उनको तो आज के टाइम पे आरक्षण मिला हुआ है। अरे भैया, आप अपनी कुरीतियां भी तो देखिए, आपने क्या कुकर्म किए हैं। आप बात करते हैं, आप
आपने जो 2000 साल किया, आप उसका कंपैरिजन सिर्फ 70 साल में कर देना चाहते हैं। 70 साल और 2000 का कंपैरिजन एक बार में खत्म। बताओ भाई, 70 साल में जो आपने 200 साल का शोषण किया वो खत्म हो जाएगा? कदापि नहीं। 200 साल क्यों कह रहा हूं, 2000 साल। समझ में आई बात? आगे सुनिए। विद्रोह की विफलता के कारण, अब विफलता के कारणों को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है विफलता के कारण। निम्नलिखित कारणों ने विद्रोह की असफलता को अश्वभावी बना दिया। विद्रोह का निश्चित तिथि से पूर्व विस्फोट, सबसे पहला कारण कि जो सुनिश्चित तिथि थी, उस सुनिश्चित तिथि से पहले विद्रोह का हो जाना एक सबसे बड़ी विफलता का कारण बनता है। 30 मई को ना होकर 14 या 13 मई को प्रारंभ हो जाना विद्रोह की विफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर वो 30 मई को होता तो पूरे देश में एक साथ होता और फिर अंग्रेज उसको संभाल नहीं पाते। एक बार में। विद्रोह की असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इसका निश्चित तिथि से पहले प्रारंभ हो जाना। विद्रोह की निर्धारित तिथि 31 मई, मेरे से गलती से 30 मई निकली, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। 31 मई थी, किंतु मंगल पांडे को दी जाने वाली फांसी 8 अप्रैल 1857 के कारण यह विद्रोह 10 मई को ही प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप विद्रोहियों का संगठन शिथिल हो गया। तो विद्रोह का निश्चित तिथि पर प्रारंभ न होना विद्रोह की असफलता का पहला कारण बनता है। अगर विद्रोह 31 मई को प्रारंभ होता तो पूरे देश में एक साथ होता, तो उससे क्या होता, उससे अंग्रेज समझ नहीं पाते और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन उससे पहले स्टार्ट हो जाना, तैयारियों का पूरा ना हो पाना, ये सबसे बड़ा कारण बनता है विद्रोह के असफल होने का। और ये प्रश्न आएगा जरूर, एक ना एक तो आएगा। या कारण पूछा जाएगा विद्रोह के होने का, या असफल होने के कारण को पूछा जाएगा, और वो भी 8 नंबर में। मैं पहले बता दे रहा हूं, 8 नंबर में इनमें से एक प्रश्न आएगा। या विद्रोह के प्रारंभ होने के कारण पूछा जाएगा, या सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया ये पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि विद्रोह क्यों विफल हुआ। ठीक। दूसरा कारण क्या है, अंग्रेजों को देशी शासकों का सहयोग प्राप्त होना। अगर भारत के इन दोगले कुत्तों ने साथ नहीं दिया होता तो अंग्रेज कभी भी इस विद्रोह के तिथि से, सही तिथि पे प्रारंभ ना होने के कारण भी इस पर कंट्रोल कभी नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन भारत के उन दोगले कुत्तों ने उनका साथ दे दिया, जिस कारण से ये विद्रोह, इस विद्रोह पर वो कंट्रोल कर पाए, नहीं तो वो कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतनी इनफ सेना नहीं थी और वो इतनी दूर से इतनी जल्दी सेना भी नहीं मंगा सकते थे। इतनी दूर से इतनी जल्दी वो सेना नहीं मंगा सकते थे। जब तक भारत के दोगले लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तब तक ये विद्रोह उनके कंट्रोल में नहीं आया। सुनना बहुत ध्यान से। भारतीय नरेशों में से लगभग 1% ही विद्रोह में सम्मिलित हुए। पटियाला, नाभा, जींद, नर हिंद, ग्वालियर, भोपाल, हैदराबाद, राजस्थान, बड़ौद, कश्मीर आदि के शासकों ने अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति प्रकट करते हुए उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया। स्वयं गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने स्वीकार किया था कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध के समान कार्य किया, अन्यथा यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। खुद वो गवर्नर जनरल इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अगर इन लोगों ने अगर हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम इस विद्रोह को कभी रोक नहीं पाते, हम इस विद्रोह के आगे बह जाते। तो अब आप जान लो कि जो देशी रियासतों के राजा महाराजा थे, इन्होंने अपने हित के लिए इस देश को और 100 साल की गुलामी दे दी, जकड़ दिया भारत को 100 साल की गुलामी के लिए। फिर से
उच्च वर्ग का सहयोग ना मिलना, उच्च वर्ग के लोगों का सहयोग ना मिलना, जो अंग्रेजों की चापलूसी और दलाली में लगे हुए थे, उन लोगों ने भारत के विद्रोही लोगों का साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको तो मलाई मिल रही थी खाने को। उनको क्या दिक्कत था? दिक्कत तो किसान, मजदूर को, व्यापारी को थी ना। किसान, मजदूर और व्यापारी, जैसे आज भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होती, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे। असली समस्या का सामना तो कौन करता है? किसान, मजदूर और जनता। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को कभी कोई दिक्कत नहीं आती, उनकी जिंदगी पक्ष में रहे तब भी खुशी और विपक्ष में रहे तब भी खुशी। समझ रहे बात? उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत आएगी तो आपको आएगी और आपका जीवन उससे प्रभावित होगा। आपको सबसे ज्यादा कष्ट होगा, किसी और को नहीं। ये बात जान लो आप। तो यही चीज है, जो अमीर लोग थे, जैसे आज के जो अमीर लोग हैं उनको महंगाई, गरीबी से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? उनकी जिंदगी में कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है। उनके पास अपार पैसा है, अपार सुविधाएं हैं, उनका जीवन तो सुख सुविधाओं से चल रहा है। आज कोई अगर विद्रोह होता है, कोई भी जन विद्रोह होता है, अमीर लोग थोड़ी ना उसमें आएंगे आपका सहयोग करने। वो तो मस्त मौज काट रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने विदेशों में भी अपने घर बना रखे हैं, यहां भी उनके आलीशान घर हैं, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता। तो उसी तरीके से उस समय भी जो बड़े बड़े लोग थे, जो उच्च वर्ण के लोग थे, उच्च पैसे वाले, रुतबे वाले लोग थे, उनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे विद्रोह हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनका जीवन उससे प्रभावित नहीं था। और जो अंग्रेजों के जमींदार थे तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि अगर अंग्रेज चले जाते तो उनकी कमाई चली जाती। वो तो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि अंग्रेज चले जाए, क्योंकि उनको तो उससे कमाई हो रही थी। जो जमींदार, अंग्रेजों के जमींदार थे, वो तो चाहते ही नहीं थे कि अंग्रेज जाए, तो वैसे में ही थे ये लोग। उच्च वर्ग का सहयोग न मिलना, विद्रोही भारतीय उच्च वर्ग का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ रहे। उच्च तथा मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के विरोधी बने रहे। विद्रोहियों का महाजन और व्यापारी वर्ग का समर्थन भी नहीं मिला। शिक्षित भारतीयों तथा बुद्धिजीवी वर्ग ने भी विद्रोहियों का सहयोग प्रदान नहीं किया, क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ही भारत को आधुनिकता की ओर अग्रसर कर सकता था। उनका मानना था, इतने बड़े ज्ञानी लोग थे वो लोग, और उनका मानना था कि अंग्रेज अगर रहेंगे तभी भारत आधुनिक हो पाएगा, नहीं भारत आधुनिक नहीं हो पाएगा। उनका ये मानना था। और भारत को कितना आधुनिक बना के गए हैं ये सब जानते हैं। जितना उन्होंने इस देश को आधुनिक नहीं बनाया, उसका 100 गुना उन्होंने इस देश को लूटा है, उससे भी ज्यादा। मैं कम कह रहा हूं, जितना उन्होंने इस देश को आधुनिक बनाने में पैसा नहीं लगाया, उससे कहीं ज्यादा, उसका कहीं ज्यादा बर्बाद करके गए हैं इस देश को, कहीं ज्यादा बर्बाद करके। हमारी खुद की संस्कृति बर्बाद कर गए वो लोग, सब कुछ बर्बाद करके चले गए, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पर हाँ, एक चीज हुई कि वो गए तो इस देश में राष्ट्र प्रेम की भावना जागी। उससे पहले इस देश में राष्ट्र प्रेम नहीं था, क्षेत्र प्रेम था, अपने अपने क्षेत्रों के लिए था कि हम तो बिहारी हैं, हम गढ़वाली हैं, हम बंगाली हैं, ये था। लेकिन उन्होंने एक चीज पैदा करी, वो राष्ट्र प्रेम। नहीं, भारत में पहले राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी। समझ में बात? विद्रोहियों के सीमित संसाधन। अब विद्रोहियों के पास ज्यादा संसाधन भी नहीं थे, उनके पास बहुत ही सीमित संसाधन थे, उनके पास सुविधाएं बहुत कम थी, उनके पास सुविधाएं बहुत कम थी। जितना अंग्रेजों के पास संसाधन थे, उतने संसाधन उनके पास नहीं थे, उनके पास उतने संसाधन नहीं थे। सुनना, विद्रोहियों के सैनिक और आर्थिक संसाधन अंग्रेजी संसाधनों की तुलना में अत्यधिक सीमित थे। क्रांतिकारियों के पास ना तो विपुल मात्रा में युद्ध सामग्री थी और ना ही कुशल एवं उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र, उनके पास कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद सामान्य आदर्श का अभाव, कॉमन गोल नहीं था। आदर्श मतलब कॉमन गोल नहीं था। मैंने पहले ही बता दिया आपको, अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे
सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था। किसी के पास कॉमन गोल नहीं था। जितने भी लोग लड़ रहे थे वो सब अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, कोई भी देश के लिए नहीं लड़ रहा था। इसीलिए ये विद्रोह विफल हुआ है। सबसे बड़ा कारण तो मैं इसे मानता हूं, क्योंकि सबका कॉमन गोल नहीं था, और कॉमन गोल ना होने के कारण वो उस फोर्स से वो काम नहीं कर पाए जिस फोर्स से उन्हें काम करना चाहिए था। अपना अपना मिल जाने के बाद फिर उन्होंने दूसरे को सहयोग भी नहीं किए। जैसे हजरत महल साहिबा को जब अवध पर पूरा कंट्रोल मिल गया तो वो नहीं गई बिहार, ना ही वो कानपुर गई और ना ही वो दिल्ली गई। अगर ये लोग सब एक दूसरे से जुड़े होते सही ढंग से तो कोई किसी को नहीं हरा पाता। समझ नहीं बात? सब एक दूसरे का सहयोग करते तो आसानी से ये इस गर्द से बाहर निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सुनना, विद्रोहियों में एक सामान्य आदर्श का अभाव था। वे अपने अपने हितों की रक्षा तथा स्वार्थों की पूर्ति के लिए संघर्ष में सम्मिलित हो गए थे। भारतीय सैनिकों ने अपनी सेवा संबंधी समस्याओं एवं सुविधाओं पर चर्बी वाले कारतूसों के कारण क्रांति का बिगुल बजाया था। मुसलमान मुगल सम्राट के नष्ट हुए गौरव को पुनः स्थापित करना चाहते थे और हिंदू मराठा शक्ति के नेतृत्व में हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए और नाना साहब अपने उत्तराधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। उद्देश्य की भिन्नताओं के कारण वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित मोर्चे का निर्माण नहीं कर सके। किसी का भी कॉमन उद्देश्य नहीं था, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, कोई भारत के लिए नहीं लड़ रहा था। और जो 1947 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, 42 का, वहां पर सबका एक उद्देश्य है। वो क्या है? भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना। भारत को, यहां पर सब अपने अपने क्षेत्रों के लिए लड़ रहे हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है इस टाइम में और उस टाइम में, 42-40 के दशक में और 1857 वाले विद्रोह में। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो कांग्रेस के नेतृत्व में चला उस विद्रोह में क्या था, उस आंदोलन में क्या था? भारत को आजाद कराना, और यहां पर सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों को आजाद करना। इसीलिए ये विद्रोह उस प्रकार से सफल नहीं हो सका जिस प्रकार से इसे सफल होना चाहिए था। प्रतिभावना ब्रिटिश सेनापति अंग्रेजों को प्रारंभ से ही योग्य, अनुभवी एवं कर्तव्यपरायण सेनापतियों का नेतृत्व उपलब्ध था। जॉन लॉरेंस ने पंजाब में क्रांति का प्रसार ही नहीं होने दिया और विल्सन तथा निक्सन ने अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए दिल्ली पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। इसी प्रकार ह्यूजर ने झांसी में, हैवलैक ने कानपुर में विद्रोहियों की योजना को विफल बना दिया। बनारस, इलाहाबाद तथा लखनऊ में जनरल नील हैवलैक तथा कैम्पबेल ने अपने विलक्षण सामरिक प्रतिभा से विद्रोहियों की योजना को सफल नहीं होने दिया। और इनके अंग्रेजों को बहुत अनुभवी लोगों का नेतृत्व मिल रहा था, बहुत ही कौशलवान, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली बहुत ही स्ट्रांग बंदे, नीति निर्माण में बहुत ही कुशल। तो कहते हैं ना, अगर आपका नेता सही नहीं होता, और हमने नेता के रूप में किसको चुना था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो बुढ़ा हो चुका था। जब आपके नेता में जोश नहीं होगा ना, तो आपकी पार्टी में भी जोश नहीं होगा। अगर आपके नेता में जोश होगा तो आपकी पार्टी में भी पूरा जोश होगा। पार्टी में जोश तभी आएगा जब नेता में जोश होगा, और नेता में जोश नहीं होगा तो पार्टी में भी जोश नहीं होगा। ये बात आप जान लो। तो ये सबसे बड़ी कमी थी, ये भी एक कमी थी, और इनको लिख के आना है 8 के 8 पॉइंटों को। 7वां, संचार साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। उस टाइम जितने भी सूचना के साधन थे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो तार हो, सब पर किसका अधिकार था?
सब पर डाक खाने हो, सब पर अंग्रेजों का अधिकार था। तो जितनी तेजी से अंग्रेज अपनी सूचनाओं को इधर से उधर ट्रांसफर कर पाए, उतनी तेजी से हम लोग नहीं कर पाए। हमारे पास क्योंकि साधन नहीं थे। उन्होंने जब मेरठ में विद्रोह हुआ तो उन्होंने इस चीज की सूचना तुरंत कहां पहुंचा दी? कलकत्ता पहुंचा दी, जिससे कि वहां से सेना को रवाना किया जा सके, तो अंग्रेजों के पास सूचना के साधन भी बहुत सारे थे और हमारे पास उस प्रकार के सूचना के साधन नहीं थे कि हम अपनी बातों को, अपनी चीजों को जल्दी से जल्दी अपने लोगों तक पहुंचा पाए। हमारे पास वो साधन नहीं थे। समझ में आई बात? आगे सुनो। ब्रिटिश सरकार का संचार साधनों पर पूर्ण नियंत्रण था तथा विद्रोह की अवधि में वह देश के विभिन्न भागों में शीघ्रता पूर्वक सैनिक सहायता भेजने में समर्थ हो गए। तार व्यवस्था के कारण ब्रिटिश अधिकारियों को प्रत्येक स्थान पर घटने वाली घटनाओं की सूचना यथा समय मिलती रहती थी। परिणाम स्वरूप वे तत्काल उचित कार्रवाई करके विद्रोहियों की योजना को विफल बनाने में सफल हो गए। विद्रोह के दमन में रेलों तथा तार व्यवस्था के योगदान का मूल्यांकन करते हुए डब्ल्यू हटर ने यथार्थ ही लिखा था। रेल तथा तार व्यवस्था ने 1857 ईस्वी की क्रांति में हमारे लिए हजारों मनुष्यों का काम किया। दुर्भाग्यवश विद्रोहियों को इस प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। उन्होंने इन सब चीजों का प्रयोग करके चीजों को जल्दी से जल्दी किया और विद्रोहियों को बहुत जल्दी रोक लिया। अगर उनके पास ये सारी व्यवस्था नहीं होती, इन व्यवस्थाओं पर कंट्रोल नहीं होता, तो वो विद्रोहियों को नहीं रोक पाते, कभी नहीं रोक पाते। समझ में? अंग्रेजों की कूटनीति ने, भाई नीति सबसे बड़ी चीज होती है। कुछ भी करोगे, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है ना, तो फिर आपका काम सफल होने वाला नहीं है। आपका काम तभी सफल हो सकता है जब आपके पास क्या हो? नीति हो, कुशल नीति। आपके पास स्ट्रेटेजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। युद्ध लड़ने के लिए तो स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा मैटर करती है, ताकत मैटर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि जो ताकतवर है वही जीते। अगर आपके पास प्लानिंग सही है ना, तो आप ताकतवर बंदे को भी पछाड़ सकते हो। समझ रहे बात? आप ताकतवर बंदे को भी अपने घुटनों पे ला सकते हो, उसके घुटनों पे ला सकते हो, लेकिन आपके पास उसके लिए क्या होना चाहिए? नीति होनी चाहिए। अकबर जीता तो सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि वो नीति कुशल था। उसने भारतीयों को ही भारतीयों से लड़वाया, तब जाकर वो जीता है। समझ में आई बात? उसने हिंदुओं को ही हिंदुओं से लड़वाया, राजपूतों को राजपूतों से लड़वाया, तब जाकर वो इस देश पर शासन कर पाया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इतना बड़ा महान सम्राट नहीं बनता, वो इतना महान नहीं बनता, वो इतना बड़ा शासक नहीं बनता, इतने लंबे समय तक भारत पर शासन नहीं कर पाता। समझ में आई बात? क्योंकि उसने नीति का निर्माण किया। ताकतवर इतना नहीं था, महाराणा प्रताप से तो कम था ताकत में, शारीरिक ताकत में, लेकिन उसकी बुद्धि ज्यादा थी। अपनी बुद्धि का उसने प्रयोग किया, अपने ईगो को उसने कम किया जीतने के लिए। समझ में आई बात? अंग्रेजों की कूटनीति, अंग्रेज कूटनीति के चतुर खिलाड़ी थे। उन्होंने अब हिंदुओं को यह विश्वास दिलाकर कि मुसलमान क्रांति के माध्यम से बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट बनाना चाहते थे और मुसलमानों में यह प्रचार करके ये हिंदू मराठा शक्ति के नेतृत्व में हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। देख लिया, अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से भारत के लोगों को चूतिया बनाया है। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम करके फूट डालो और राज करो की नीति का उन्होंने पालन किया और भारत को और 100 साल की गुलामी में जकड़ दिया, और 100 साल की गुलामी में जकड़ दिया।
और यहाँ का हिंदू भी चूतिया और यहाँ का मुसलमान भी चूतिया, और आज भी है। ये शब्द इसीलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि है, कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी धर्म के नाम पर कोई उनको टोपी पहना देता है और वो पहन के घूम लेते हैं। धर्म जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम नहीं है। धर्म जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम नहीं है। समझ में आई बात? मैं तो अपने देश के हिंदुओं से ये नहीं समझ पाता कि उनको कैसे मुगल अपना गुलाम बना के चले गए। अरे भाई, तुम आपस में लड़े तभी तो दूसरा तुम पर राज करके चला गया। तुम क्यों आपस में लड़ते हो? कभी तुमने ये सोचा? तुम तो नहीं सोच पाए ये कभी। तुम्हारी गलती के कारण ही तो मुगल आए ना इस देश में, कि कोई और था? कोई और था? उन्हें तो जाति पाति करने से मतलब। समझ में आई बात? और इस देश के उच्च वर्ण के लोगों ने ही मुगलों का भी साथ दिया है और अंग्रेजों का भी साथ दिया, किसी और ने नहीं दिया। हिंदू नहीं बर्बाद करा। समझ में आई बात? हिंदुओं ने ही हिंदुओं को लूटा है, किसी और ने नहीं। और आज बोल दो तो बहुत से लोग गाली बकने चले आएंगे, क्योंकि सच कड़वा होता है भाई, और सच आईना दिखाता है लोगों को, और सच का आईना सब देख नहीं पाते। सबको दूसरों की गलतियां दिखती है, अपनी गलतियां नहीं दिखती। सबको दूसरों की गलतियां निकालना पसंद है, अपनी गलतियां दबा दो साली। समझ? पर इतिहास किसी की गलतियां दबने नहीं देता। इतिहास कभी भी किसी की गलतियां दबने नहीं देता। तो आपने देखा अंग्रेजों ने किस प्रकार से कूटनीति का प्रयोग किया और हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर फिर से अपने हाथ में शासन को ले लिया। अपने हाथ में शासन को ले लिया। समझ में ये बात? आगे सुनना। हिंदू मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास एवं कटुता की भावनाएं उत्पन्न कर दी। इसी प्रकार अधिकांश भारतीय शासकों को अपने साथ मिलाकर उन्होंने विद्रोहियों को उनके सहयोग एवं समर्थन से वंचित कर दिया। सिखों को, मुसलमानों के और गोरखाओं को अवध के विरुद्ध उकसाकर अंग्रेजों ने भारतीय विद्रोहियों की शक्ति पर तीव्र प्रहार किया। उल्लेखनीय है कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े बड़े भूस्वामी और काश्तकार अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो गए थे। अंग्रेजों ने इस एकता को नष्ट करने के लिए बड़े जमींदारों को यह आश्वासन देकर कि उनकी जागीरें उन्हें वापस कर दी जाएगी, उन्हें विद्रोहियों से पृथक कर दिया। विद्रोही जमींदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया और ब्रिटिश शासन के समर्थकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को लूटा और भारत के लोगों ने ही उनका सहयोग प्रदान किया। आज कह दो तो बहुत लोगों को ये मिर्ची लगती है, क्योंकि सच कड़वा होता है मेरे भाई, और सच सबसे सुना नहीं जाता। क्योंकि सच सबसे सुना नहीं जाता, सब सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर सच सब बर्दाश्त कर लेना फिर दुनिया अच्छी ना हो जाए। बस कहेंगे हम राम के रास्ते पर चलेंगे, राम का नाम जरूर लिया जाएगा, पर राम के नाम पर राम के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया जाएगा। राम के नाम जरूर लेगा ये देश, लेकिन राम के सिद्धांतों का अनुसरण एक पैसे का नहीं करेगा ये देश। ये है हकीकत इस देश की, और इसीलिए ये देश गुलाम बना है, बार बार बना है। कभी किसी का बना है तो कभी किसी का बना है। समझ में आई बात? तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत।